क्या वो बच्चे वाकई में मर चुके थे या जिंदा थे? जानेंगे आज की वीडियो में। कहानी है जिंदगी की आप बीती। जब उन बच्चों की घड़ी से टक्कर लगती है तो उस घड़ी में मौजूद लड़की नूरुल्लैन उन बच्चों को फौरन हॉस्पिटल ले जाती है। जब उन बच्चों को होश आता है तो वो सारी कहानी कह सुनाते हैं। वो उनकी जिंदगी की आप बीती सुनकर बहुत गमज़दा होती है। नूरुल्लैन उन्हें अपने घर ले जाती है। अब नूरुल्लैन कौन है? नूरुल्लैन एक अमीर लड़की है और एक कंपनी में नौकरी करती है। उसका शौहर बहुत मगरूर और अपनी मर्जी का मालिक इंसान है। चूँकि नूरुल्लैन के कमाए हुए पैसों पर वो राज करता है, इसलिए वो अपनी मर्जी नूरुल्लैन के खिलाफ नहीं चला सकता है। अब जब नूरुल्लैन उन बच्चों को घर लाती है तो वो उन बच्चों की वाजिया तो मुखालफत नहीं करता, लेकिन जब नूरुल्लैन ऑफिस चली जाती है तब वो उन बच्चों से अपने काम करवाता है। नूरुल्लैन को अरहम के उन बच्चों के साथ सलूक के बारे में उस वक्त पता चलता है जब वो एक दिन घर वापस आती है तो देखती है कि दोनों बच्चे अरहम की टांगें दबा रहे हैं। ये देखकर वो अरहम पर गुस्सा होती है और आइंदा उसे बाज रहने का कहती है। इसी दौरान वो बच्चों को स्कूल छोड़ देती है। बच्चे स्कूल जाने लगते हैं। एक दिन नूरुल्लैन को उसकी माँ की सेहत की खराबी का जब पता चलता है तो वो अपनी माँ के यहाँ कराची चली जाती है, लेकिन वो अपने जाने से पहले अपनी नौकरानी को उन बच्चों का ख्याल रखने का कहती है। इत्तेफाक से नौकरानी के बेटे का एक्सीडेंट हो जाता है तो वो नूरुल्लैन की गैर मौजूदगी में अरहम से छुट्टियां लेकर चली जाती है। अब अरहम को उन बच्चों को घर से भगाने के लिए मौका मिल जाता है, इसलिए वो उन बच्चों से घर के हर काम करवाता है और उन्हें स्कूल भी नहीं जाने देता है। आखिरी जुल्म उस वक्त होता है जब अब्बास अरहम की घड़ी धोकर जैसे ही एक दिन फारिग होता है तो ज़ैनब उस घड़ी की चमक देखकर उस पर हाथ रखती है। अरहम को ये देखकर बहुत गुस्सा आ जाता है और वो ज़ैनब को खूब करके डांटता है और उसे उसकी औकात याद दिलाता है और उसे धकेल कर पीछे करता है। अब्बास गैरत में आकर अपनी बहन को वहाँ से लेकर ये आखिरी अल्फाज कहकर रुखसत हो जाता है कि वो खुदा अगर हम जैसे गरीब बना सकता है तो उन्हें खिला भी सकता है। इसके बाद अब्बास अपनी बहन को लेकर एक नामालूम मंजिल की तरफ निकल जाता है। इतने में जोहर की आजान का वक्त हो जाता है। अब्बास और ज़ैनब एक जगह ठहर कर आजान सुनते हैं। फिर अब्बास सामने एक मस्जिद देखता है। उसे अपनी माँ की चंद बातों का ख्याल आता है कि वो उन दोनों को कैसे पाबंदी से नमाज पढ़ाया करती थी। इसके बाद अब्बास ज़ैनब से कहता है कि ज़ैनब आप यहीं रुको, मैं नमाज पढ़कर आता हूँ। ज़ैनब कहती है भाई मैंने भी नमाज पढ़नी है। अब्बास ज़ैनब अगर लड़कियों को मस्जिद में नमाज पढ़ने की इजाज़त होती तो मैं आपको ज़रूर ले जाता, इसलिए आप दिल में नमाज पढ़ लो। वैसे भी खुदा नीयत को देखता है, किरदार को नहीं, वरना हर अच्छा और बुरा किरदार खुदा की बारगाह में आता है, लेकिन दुआ दोनों की कबूल होती है क्योंकि अल्लाह गफूर रहीम है। इसके बाद अब्बास ज़ैनब को मस्जिद के बाहर बिठाकर नमाज पढ़ने चला जाता है। जब वो वापस आता है तो देखता है कि ज़ैनब के हाथ में पैसे हैं, तो वो फौरन उससे उन पैसों के बारे में पूछता है। जब वो उसे बताती है कि नमाजियों ने मस्जिद से निकलते वक्त उसे दिए हैं तो अब्बास फौरन उसके हाथ से वो पैसे लेता है और मस्जिद के चंदा बॉक्स में डाल देता है। ज़ैनब अब्बास के गुस्से को देखकर डर जाती है और उसके चेहरे पर आंसू टपकने लगते हैं। फिर अब्बास उसे वजह बताता है कि नमाजियों ने ज़ैनब को वो पैसे बेकारन समझकर दिए थे। फिर वो उसे समझाता है कि इस्लाम में भीख मांगना गुनाह है और ये एक बहुत बड़ी बुराई भी है। फिर ज़ैनब अपने भाई से कहती है कि मुझे इस बात का इल्म नहीं था और ना ही मेरा ऐसा कोई इरादा था, इसलिए आप मुझे माफ़ कर दें। दूसरी तरफ सामने से आता हुआ बेकारी शीदी उन बच्चों को देखकर खुश हो जाता है क्योंकि वो ऐसे ही दो बच्चों की तलाश में था जिन्हें वो फरोख्त करके अपने मालिक से पैसे लेता। अब शीदी फौरन उन बच्चों के पास आता है और उन्हें बहला फुसला कर मदद के बहाने अपने साथ अपने घर ले जाता है। रात को जब वो अपने मालिक से उन बच्चों से मुतल्लिक फोन पर बात कर रहा होता है तो दोनों बच्चे सुन लेते हैं, इसलिए वो सुबह होने से पहले पहले बेकारी के घर से भाग निकलते हैं। भागते भागते वो ऐसी जगह पहुंचते हैं जो बेकारी की बस्ती और उनके अपने घर से बहुत दूर होती है। उस जगह एक पार्क और चंद फासलों पर एक स्कूल और होटल होता है। बच्चे उस पार्क में अपना बसेरा डाल लेते हैं। अब्बास इस मुश्किल घड़ी में होटल पर काम करने लग जाता है, जबकि ज़ैनब स्कूल के बाहर तक जाती है और रोज बच्चों की फेंकी हुई पेंसिलें और कागज चुनकर लाती है और उनकी मदद से मुख्तलिफ चीजों की आप बीतियां लिखना शुरू कर देती है।
ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی زندگی کی آپ بیتی بھی لکھنا شروع کی ہوتی ہے۔ کبھی کبھار پارک میں لوگ اس کی لکھی ہوئی آپ بیتیاں خرید لیتے ہیں اور کبھی کبھار یوں ہی لے جاتے ہیں۔ دوسری طرف عباس ہوٹل پر جب کام کرنے لگ جاتا ہے، ایک دن وہ گھر کی تلاش میں اپنے مالک سے بات کرتا ہے تو اس کا مالک اسے اپنے گھر رہنے کو کہتا ہے۔ اس لیے عباس اپنی بہن زینب کو پارک سے ہوٹل کے مالک کے گھر لے جاتا ہے۔ زینب جب گھر پہنچتی ہے تو دیکھتی ہے کہ اس کی زندگی کے آپ بیتی والی کہانی کے صفحات موجود نہیں ہیں۔ دوسری طرف زینب جس بینچ پر اپنی زندگی کی کہانی بھول آتی ہے، وہاں پر اتفاق سے اس کہانی کا اصل رائٹر آ کر بیٹھتا ہے۔ جب رائٹر اس کہانی کے اگلے حصے کو دیکھتا ہے تو حیران و پریشان ہو جاتا ہے، کیونکہ وہ چند دنوں سے کہانی کے اگلے حصے کے بارے میں نہیں سوچ پا رہا تھا۔ اس لیے جب رائٹر کو کہانی کا اگلا حصہ مل جاتا ہے تو وہ حیران ہو کر اس حصے کو اپنے پاس رکھ لیتا ہے۔ زینب اپنی زندگی کی کہانی یعنی زندگی کی آپ بیتی کو ڈھونڈنے کے لیے پارک میں آتی ہے، لیکن اسے وہ صفحات نہیں ملتے، اس لیے وہ عباس کے کہنے پر تلاش ختم کر دیتی ہے۔ ایک دن جب عباس گھر واپس جا رہا ہوتا ہے تو اسے یاد آتا ہے کہ آج اس کی بہن نے پارک میں اپنی لکھی گئی آپ بیتیاں بیچنے کے لیے آنا تھا، اس لیے وہ پارک والے راستے کی طرف سے جاتا ہے۔ جب وہ پارک کے پاس پہنچتا ہے تو دیکھتا ہے کہ چند اغواکار اس کی بہن کو اغوا کر کے گھڑی میں ڈال کر لے جا رہے ہوتے ہیں۔ اب وہ روتا ہوا نا امیدی کے عالم میں تھانے آتا ہے، لیکن پولیس اس کی بات پر یقین نہیں کرتی اور اسے تھانے سے باہر نکال دیتی ہے۔ اب جب وہ تھانے سے باہر نکل رہا ہوتا ہے تو پریشانی کے عالم میں اچانک اس کی نظر سامنے سے آتے ہوئے بندے پر پڑتی ہے۔ اب یہ اس کا وہی چاچا ہے جس نے اس کی ماں کو جائیداد کی خاطر اپنی بیوی کے ساتھ مل کر مارا تھا۔ وہ جیسے ہی رضوان کو دیکھتا ہے وہ دوڑنا شروع کر دیتا ہے۔ اتنے میں رضوان بھی اسے دیکھ کر اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا ہے۔ اب کیا واقعی میں عباس کو وہ پکڑ لے گا اور پکڑ کر مار دے گا یا نہیں، جانیں گے اگلی ویڈیو میں۔ کیا کہانی کا رائٹر یہیں پر کہانی کا اختتام کرنا چاہتی ہے یا پھر اس کہانی کو آگے بڑھا کر آپ سب کو ایک پیغام دینا چاہتی ہے؟ تو جاننے کے لیے دیکھتے رہیے ہمارا چینل رخت سفر، اور امید کرتے ہیں کہ بہت جلد ہمارا چینل، ہماری آواز اور ہماری کہانی آپ ریڈیو آزاد کشمیر سے بھی سماعت کریں گے۔ تو جڑے رہیے ہمارے چینل رخت سفر کے ساتھ اور ساتھ ہی ساتھ ہماری کہانیوں کے ساتھ۔